इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का मामला फंसता जा रहा है। अब बेंजामिन नेतन्याहू मुसीबत में है, ठीक उसी तरह से जैसे कभी हिटलर फंसा था। इजराइल की जनता ने बेंजामिन नेतन्याहू का घर घेर लिया है और वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों को छुड़ाओ। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री, उसने कहा था कि हम जमीनी हमला करके इजराइल के बंधकों को छुड़ा लेंगे हमास से, लेकिन अब तक एक भी इजरायली बंधक को वो नहीं छुड़ा पाए हैं और न एक हमास वाले को पकड़ पाए। हाँ, इस युद्ध में 30,000 के करीब निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और वहीं 10,000 के करीब इजरायली सेना के जवान मारे जा चुके हैं और 20,000 घायल हुए हैं। इसके बाद से वहां की जनता ने इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू का घर घेर लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक युद्ध हिटलर ने कराया था। उस समय हिटलर कहता था जो हमारे साथ है वो राष्ट्रवादी, जो हमारे खिलाफ है वो देशद्रोही। और राष्ट्रवाद के नाम पर उसने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जर्मनी में बाद में उसने अपने आप को बंकर में गोली मार ली। और तब वो हिटलर नस्ल के आधार पर इन्हीं यहूदियों के खिलाफ था और अत्याचार हुआ। आप सब जानते हैं हिटलर ने क्या किया। 21वीं सदी में सोचिए, आज के दौर में क्या 21वीं सदी का हिटलर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। पिछले 75 साल से मीडिया के दम पर गोरो मीडिया ने घोषित कर रखा था कि फिलिस्तीन आतंकी है, हमास आतंकी है। आज भी भारत की मनुवादी मीडिया हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है उसको आतंकी कहता है। इनको विदेश नीति नहीं पता है, न इनको ज्योग्राफी पता है, न इनको दुनिया के बारे में पता है। आज भी भारत की मनुवादी मीडिया यमन के लड़ाकों को जो हुथी है उसको आतंकी कहता है। आज भी इस देश की मनुवादी मीडिया इतना इस्लामोफोबिया से ग्रसित है कि ये मनुवादी जातिवादी तालिबान को कहते हैं आतंकी, जबकि तालिबान देश चला रहा है और भारत के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप है। सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया कूद कूद कर इजराइल गई थी और कह रही थी कि फिलिस्तीन समाप्त, सब खत्म, स्वाहा। नतीजा क्या हुआ? 115 दिनों के करीब इस युद्ध के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि इजराइल ने वापसी नहीं की है। इजराइल खत्म हो रहा है। इजराइल के जो विपक्षी नेता उसने कहा है कि हमें कहा गया था कि हम अपने इजरायली बंधकों को फिलिस्तीन से छुड़ा लेंगे, हमें आक्रमण करने की इजाज़त मिले और आक्रमण किया गया, लेकिन एक भी बंधक नहीं छुड़ा पाए। उधर हमास के बड़े नेता ने कहा कि इजराइल कितना बड़ा पावरफुल और सुपर पावर है, ये पता चल चुका है कि उसने अपने एक बंधक को हमास से नहीं छुड़ा पाया, न एक हमास के लोगों को बंधक बना पाया। हाँ, वो निर्दोष फिलिस्तीनियों को जरूर बमबारी करके मारा और गजा पट्टी और फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया है। उसी गजा पट्टी और फिलिस्तीन में जो मलबे हैं उसी की आड़ लेकर हमास के लड़ाके रोज इजरायली सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। और सोचिए, नतीजा यह है कि इजराइल के सैनिक या तो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और वो अपनी वापसी, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज यूनाइटेड नेशन में 153 देश कह रहा है और भारत खुद इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ वोटिंग कर चुका है। अब जाकर हम वो नेता जो युद्ध का रणनीति बना रहा है, जो वहां का युद्ध मंत्री है इजराइल का, उसने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। वो रिकॉर्डिंग लेके जाता है। उसने कहा कि एक भी हम कैदी नहीं छुड़ा पाए हैं जब तक बातचीत नहीं हो। उसने कहा है कि हमास से बातचीत हो और जो भी हमास की शर्तें हैं वो मान ली जाए। यहां तक कि युद्ध विराम कह रहा है तो वो भी कर दिया जाए। दरअसल फिलिस्तीन का कहना है, पहले उसने कहा था 1 पर 3, एक कैदी हमारे छोड़ो, 3 कैदी हमारे छोड़ो, एक तुम्हारे छोड़ेंगे। अब वो कह रहा है कि हमारे सारे कैदियों को छोड़ो, हम तुम्हारे सारे कैदियों को छोड़ेंगे। सोचिए, पिछले 75 सालों से इजराइल रोज फिलिस्तीनियों को कैद करता था, जेल में डालता था, यातनाएं देता था। एक बार किस तरह से 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला हुआ, उसके लोगों को कैद बना लिया गया। उसके बाद अब इजरायलियों को पता चल रहा है, इजराइल खुद इजरायली खिलाफ है। उन्होंने चारों तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू का घर घेर लिया। उनका कहना है कि तुमने राष्ट्रवाद के नाम पर कहा था कि एक एक इजरायली को मुफ्त में बचा के ले आएंगे, क्या हुआ? यहाँ तक कि इजरायली जो बंधक छूट के आए वो कह रहे हैं कि हमें फिलिस्तीनियों से खतरा नहीं है, हमास से खतरा नहीं, हमें तो इजराइल के बमों से खतरा है कि पता नहीं वो बम हमारे ऊपर कब गिर जाए। अभी तक एक भी इजरायली बंधक ने आरोप नहीं लगाया कि हमास ने बदसलूकी की, कोई युद्ध का नियम तोड़ा। सोचिए, यूनाइटेड इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में दक्षिण अफ्रीका के लोग जो हैं वो केस चला रहे हैं इजराइल पर कि उसने युद्ध के नियमों को तोड़ा है, उसने आम लोगों की हत्या की है, जेनोसाइड किया है।
युद्ध का नियम होता है सेना सेना से लड़ता है। और आज भी हमास के जो लड़ाके हैं वो सीधे सीधे इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं, इजरायलियों पर नहीं। हूती जो है वो अमेरिका के इजराइल आने जाने वाले जहाज़ों पर हमला कर रहा है। लेबनान अभी भी मिसाइलें दाग रहा है इजरायली के सैनिक अड्डों पर। इसका मतलब है कि आतंक का सरगना इजराइल है, बेंजामिन नेतन्याहू है, और वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू है, और ये खुद उसके देश के लोग कह रहे हैं। और सोचिए, सुपर पावर कहने वाला इजराइल घुटनों पर आ चुका है, अपने बंधुओं को नहीं छुड़ा पाया है। उसके सैनिक, एक सैनिक ने तो गुस्से में आकर दूसरे सैनिक की हत्या कर दी, वो इतना डिप्रेशन में था। 30,000 शुरुआत में सैनिक उतारे थे इजराइल ने, अब उसकी संख्या 50,000 कर दी है, जिसमें से 20,000 तो उसके सैनिक ऑफिशियल इंजर्ड हो गए हैं। सोचिए, जिस हमास के पास हथियार नहीं था, सेना नहीं थी, जहाज नहीं था, वो सब हथियार उसके पास पहुंच रहा है और दुनिया उसकी तरफ देख रहा है। सच्चाई ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर पकड़ कमज़ोर हो रही थी, जनता नाराज हो रही थी, बेरोजगारी फैला हुआ था, और उसने अपने ही देश को धार्मिक मामले को जोड़ते हुए, जेरूसलम उनका पवित्र स्थल है, उसको जोड़ते हुए जो ऑलरेडी उनके कब्जा में है, उसके बाद राष्ट्रवाद के नाम पर उसने फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया। और 75 सालों से फिलिस्तीन पर हमला करते थे, छिटपुट हमला करते थे। इस बार फिलिस्तीनियों ने तय किया, हमास ने तय किया कि अब हम आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे, और इस लड़ाई में अब सब कुछ आर या पार होता दिख रहा है। कई सारे सैन्य टुकड़ियाँ जो है इजराइल की, वो पीछे लौट रही है, वापस आ रही है। उसके जो इजराइल के नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। विपक्ष ने तो कह दिया है कि हमें किसी भी तरह से इजरायली बंधक चाहिए, चाहे इसके लिए तुम उनके सारे बंधक छोड़ो, या फिर हमें युद्ध विराम ही क्यों न करना पड़े। और जो आम इजरायली है उसने बेंजामिन नेतन्याहू का घर घेर लिया है। डेमोक्रेसी है, पढ़े लिखे लोग हैं, कह रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ गए। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि 7 दिनों में हमला करके इजराइल पर, फिलिस्तीन पर, और अपने सारे बंधकों को छुड़ा लेंगे। बंधक तो वो नहीं छुड़ा पाया, उल्टे उसने अपने सैनिकों को गंवा दिया, उसकी पोल पट्टी खुल गई और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। सोचिए, इजराइल जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत देश था, विज्ञान था, उसके पास नॉलेज था, बिजनेस था। फिलिस्तीन किसान था, गरीब मुल्क था, किसानी करता था छोटे मोटे कारोबार पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब ताकतवर लोग, अमीर लोग गरीब से लड़ते हैं, उस पर अत्याचार करते, तो नुकसान, जब गरीब उन पर पलटवार करता है तो नुकसान अमीर का होता है। और यही इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है। वही पूरी दुनिया में उसकी साख मिट्टी में मिल चुकी है। अमेरिका बेनकाब हो चुका है, इंग्लैंड बेनकाब हो चुका है, और गोरों की मीडिया CNN BBC भी बेनकाब हो चुका है। जैसे भारत में मनुवादी मीडिया बेनकाब हो चुका है कि ये लोग जाति और धर्म के नाम पर काम करते हैं, और जाति और धर्म के नाम पर लोगों से नफरत करते हैं। मीडिया नहीं है, लेकिन ये सब कुछ बेनकाब हुआ। उसमें सोशल मीडिया की जो समझ है और पहुंच है वो वजह है। एक्स हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इसने दुनिया को बता दिया हमास लड़ भी रहा है और वीडियो भी बना रहा है। जैसे भारत की मनुवादी मीडिया एक्सपोज हो चुकी है। और सोचिए, भारत के जो मनुवादी हैं वो बहुजन समाज के सोशल मीडिया के पत्रकारों को इसीलिए धमकी देते हैं। जैसे अल जजीरा के पत्रकारों को इजराइल ने मारने की भी कोशिश की और मौत के घाट भी उतारा है। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया 21वीं सदी में है, साइबर युग है। अब किसी की भी कारस्तानी, बेईमानी छुप नहीं सकती है। और यही इजराइल फिलिस्तीन में इजराइल के साथ हुआ है, और वो पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। और बेंजामिन नेतन्याहू की साख गिर चुकी है, और उसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जेनोसाइडर माना जा रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।